Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. व्यूअर्स, आज मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तारड़ साहब, जो कि पाकिस्तानी हैं लेकिन अमेरिका में 80s में सेटल हो गए थे, और जो रिपब्लिकन पार्टी है अमेरिका की, जिसके इस वक्त हुकूमत है अमेरिका के अंदर, उसके जो हैं वो मेंबर हैं। और 2016 में उन्होंने रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में खिताब भी किया था, जहां पे रिपब्लिकन पार्टी जो है उसके टॉप लीडरशिप जो है उसने भी खिताब किया था, और वहां पे खड़े होके इन्होंने दुआ भी की और कहा कि ट्रंप साहब को इलेक्शन जीतना चाहिए। और उनके वर्ड्स में वाशिंगटन पोस्ट में देख रहा था कि लेट्स प्रे टू गेट आवर कंट्री बैक। सो तारड़ साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया। पहली बात सर, मोहब्बतें आपकी, शुक्रिया सो मच फॉर अ वंडरफुल इंट्रोडक्शन चौर साहब। और नॉट ओनली मैं अगले बल्कि आपको ये बताना चाहूंगा कि अभी एक हफ्ता पहले आई वेंट टू द व्हाइट हाउस अगेन, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपना टिकट एक्सेप्ट किया रिपब्लिकन पार्टी का। मैं इसको ब्रैग नहीं करूंगा, लेकिन बल्कि मेरा थोड़ी सी ये कई दफा मेरे अंदर ही होता है कि शायद और भी किसी मुसलमान को, पाकिस्तानी को आगे आना चाहिए था, लेकिन आई वाज देयर बाय माय सेल्फ एट द सेम टाइम। इसको आप टाइटल मेरा समझें या आप मेरा ऑनर समझें, लेकिन ये कि मैं इसको अदरवाइज भी लेता हूं कि किसी और पाकिस्तानी को भी आना चाहिए। हमारे पाकिस्तानी सारे अपने तमाम एग्स जो एक बास्केट में डाल देते हैं, वो अच्छा नहीं है। और मैंने जो एक और चीज देखी है कि 2016 में इंडियंस नहीं थे वहां पे, और इस दफा उन्होंने अपनी हिकमत अमली के जरिए उन्होंने दोनों पार्टीज को टेक ओवर कर लिया। लेकिन थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल इंट्रोडक्शन। थैंक यू। नहीं, पहली बात तो ये है कि साजिद तारड़ साहब, मैं जो आज आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो डेफिनेटली, आप पाकिस्तानी तो हैं, लेकिन मैं आपको एक अमेरिकन लेंस से बात करना चाहता हूँ कि आप क्योंकि अमेरिकन हैं और इस वक्त वहां पे बैठ के अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और आपने कंट्रीब्यूट किया है, सोसाइटी को जेल किया, उस हवाले से बात करनी है। तारड़ साहब, मेरा आपसे जो पहला सवाल है वो है कि जो पहला पंच लाइन सवाल करने लगा हूं कि ट्रंप साहब के इन 4 सालों को अगर आपने नट शेल एक्सप्लेन करना हो, मैंने वैसे तो सवाल रखे हुए हैं, लेकिन एक जो पहला मैं जो इंट्रो लेना चाह रहा हूं, इन 4 सालों को आप कैसे देखते हैं अमेरिका के लिए? सबसे पहले तो आपके देखने वाले, सुनने वालों को मैं ये कहूंगा कि आई कंसिडर माई सेल्फ अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट। मैं लॉ स्कूल 2 दफा गया हूं। मैं एज ए अमेरिकन, मेरे पास लॉ डिग्री भी है। मैंने यहाँ पे आके दोबारा सारा लॉ पढ़ा। तो जो दुनिया का रिएक्शन इस वक्त चल रहा था डोनाल्ड ट्रंप साहब, उसी का एक निशानी है। 2016 में नेशनलिस्ट मूवमेंट्स चली हैं यहाँ पे, जो कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप साहब 16 एस्टेब्लिशमेंट के लोगों को हरा के आगे आए। फिर ब्रेक्सिट हो रहा था, फिर उसके बाद मैक्रां हुआ है, मैक्रां के बाद अरब स्प्रिंग है, उसके बाद मोदी साहब हैं, हमारे इमरान खान साहब हैं। ये सारी एक नेशनलिस्ट मूवमेंट्स थी। लोग ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन से तंग आ चुके थे, मौरूसी सियासत से तंग आ चुके हैं। जिस तरीके से, मैं खैर उसको डायरेक्ट पाकिस्तान तो नहीं ले जाना चाहता, जिस तरह हमारे जुनेद सफदर साहब भी अब लाइन में लग चुके हैं, तो लोग इन चीजों से बेजार होके, ये रिएक्शन था। डोनाल्ड ट्रंप साहब आए, जिन्होंने एक भी ऑफिस पहले आज तक काउंसलर तक नहीं वो बने। दिस इज द डेमोक्रेसी। और अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी, जमहूरियत जो है वो पब्लिक सर्विस है, इज नॉट अ प्रोफेशन, इज नॉट अ बिजनेस, जिसको जिस तरीके से डेवलपिंग कंट्रीज में लिया जा रहा है, या जिस तरीके से यहाँ अमेरिका में डेवलपिंग, जिस तरह अमेरिका में डेमोक्रेट पार्टी के जो कैंडिडेट है आज भी, वो 50 साल पावर में रहे हैं। वो 50 अभी रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। व्हाई ही इज लुकिंग फॉर अनदर 4 years? जो पिछले 50 साल में चेंजेस नहीं ला सके, अगले 4 साल में वो किस तरह लाएंगे? और मैं दूसरा, आपको सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन में भी बात की, आई एम एन अमेरिकन। मैं इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब पार्टी एंड हैफ की मुखालफत है। एक तो डेमोक्रेट पार्टी है, दूसरी आधी रिपब्लिकन एस्टेब्लिशमेंट भी उनके खिलाफ है। और यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है कि आई एम रिपब्लिकन बट आई एम ट्रम्पस्टर। ट्रम्पस्टर से मुराद ये है कि आप रिपब्लिकन भी हैं और ट्रंप को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे कई ऐसे रिपब्लिकन हैं जो रिपब्लिकन तो हैं लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के कैंप में नहीं है। तो इसलिए 2 चीजें हैं। तो ये, और दूसरा एक मैं आपके देखने वालों को ये भी कहूंगा कि जब एक सिस्टम क्रिएट किया जाता है, चॉइस ऑफ, जब टाइम के साथ साथ उसको रिफॉर्म नहीं किया जाता तो उस सिस्टम में क्रैक्स आ जाते हैं। यहाँ वो क्रैक्स आए हुए थे और क्रैक्स अभी इमेंड हो रहे हैं। एक प्रोसेस चेंज हो रहा है कि अमेरिका के अंदर जमहूरियत रिफॉर्म हो रही है। ये देखें, मैं उसकी एक सबसे बड़ी मिसाल, मुझे पता है आपने जाहिर मुझसे ये भी पूछना होगा या एक क्वेश्चन मार्क है
कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की अचीवमेंट्स क्या है, डोनाल्ड ट्रंप साहब किस साइड पे अमेरिका को लेके जा रहे हैं। मेरा यही 4 सालों में क्या किया उन्होंने। देखिए, एक अमेरिकन ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन क्या करते हैं कि जब वो इलेक्शन जीत के व्हाइट हाउस में जाते हैं तो वो कहते हैं कि नाउ आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल अमेरिका, आई एम बाय पार्टिसन। इनडायरेक्टली उसका मतलब ये होता है कि अब मैं अपना मैंडेट नहीं डिलीवर करूंगा। वो जो स्पीचें दे के आता है एजुकेशन, हेल्थ केयर और ट्रांसपोर्टेशन पे, फिर वो हाइबरनेशन में चला जाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने उसको रिफॉर्म करने की कोशिश की है। उन्होंने अपना मैंडेट डिलीवर किया पिछले 4 सालों में। वो मैंडेट क्या था? अफगानिस्तान से ट्रूप्स वापस लाने, तालिबान से नेगोशिएट करना, इराक से फौजें वापस लाना, उसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चाइना जो चोरी कर रहा था उसको रोकना, उस पर टैरिफ वार, उनको जो चाइना जिस तरीके से अपनी मनी मैनिपुलेशन के जरिए अमेरिकन इकोनॉमी से खेलता रहा उसको रोकना, अनएम्प्लॉयमेंट 3.4% जो कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली दफा आई, उसके बाद फ्रीडम ऑफ रिलीजन उन्होंने एक्ट साइन किया, उसके बाद वो अपने जो प्रॉमिसेस थे, वॉल का प्रॉमिस था मैक्सिकन बॉर्डर पे, वहां से ड्रग्स आ रही है, माफियाज आ रहे हैं, एक MS-13 एक बहुत बड़ा एक गैंग है यहाँ पे अमेरिका में, और हमारे हर टाउन अमेरिका में इस वक्त ड्रग सबसे बड़ा इशू है, वो सदर्न बॉर्डर से आ रहा है, उसको डिलीवर करना, आईएसआईएस को खत्म किया, सुलेमानी के पीछे गए, अनलिमिटेड लाइन ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट्स विद इन 4 years। और दूसरी साइड पे कुछ भी नहीं है, दूसरी साइड पे जीरो है। और सबसे बड़ी आपके देखने वालों को ये कहूंगा, आजकल जो मार लूट हो रही है अमेरिका में इस वक्त, ये सारा डोनाल्ड ट्रंप साहब की कैंपेन है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इज अ कैंडिडेट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, रिस्पेक्ट ऑफ लॉ, रिस्पेक्ट। लेकिन साजिद तारड़ से मैं इसी आपने जो आपने पंच लाइन छोड़ी है, इसमें तो सवाल तो बहुत बनते हैं, लेकिन आपने कहा कि ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। लेकिन तारड़ साहब, आप नहीं समझते कि ट्रंप साहब के दौर में ही सबसे ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ? और आपने देखा होगा कि बल्कि अमेरिकन मिलिट्री को कहना पड़ा कि हम इलेक्शन में नहीं आएंगे, हमें ना बुलाया जाए, हमें पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, हमें। और लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं तो जॉर्ज फ्लॉयड का जो केस हुआ, और किस तरह अमेरिकन और ब्लैक्स की जो डिवाइड हो रही है, और किस तरह, मतलब आप समझते नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर को तो ज्यादा खराब हुआ है उनकी वजह से। एक आम पाकिस्तानी या एक एशियन या एक यूरोपियन जब अमेरिका को देखता है तो हमें यहां से देख के हम देखते हैं कि वहां पे क्या तस्वीर नजर आ रही है। अगर अमेरिका में जो है वो लोग सड़कों पे आए हों, कोविड-19 भी हो और फसादात भी हो रहे हों, तो एक अच्छी पिक्चर तो नहीं गई। तो फिर आप कैसे कह सकेंगे लॉ एंड ऑर्डर को उन्होंने कंट्रोल किया है? इसका जवाब सबसे पहले तो मैं ये देना चाहूंगा, जो जवाब आपने बताया कि नस्ली फसादात, सितंबर 11 हुआ यहाँ पे, सितंबर 11 के सारे हाईजैक जो थे वो मुसलमान थे, नंबर 1। यहाँ पे अमेरिका की टोटल पॉपुलेशन का अफ्रीकन अमेरिकन 14% है। उनमें से एक बंदा बराक हुसैन ओबामा, जिसका मिडिल नेम हुसैन था, वो 2 दफा अमेरिका का प्रेसिडेंट बना। तो रेसिज्म किधर गया? नंबर 1। दूसरा, फ्लॉयड साहब, जहां पर उनकी डेथ हुई, एक तो फ्लॉयड साहब नशे में थे, उसको भी छोड़ दें, वहां का अटॉर्नी जनरल डेमोक्रेट, गवर्नर डेमोक्रेट, वहां का मेयर डेमोक्रेट। उसके बाद प्रेसिडेंट साहब ने उसके घर कॉल करके कहा कि हम आपको जल्द इंसाफ देंगे, लेकिन एजेंडा कुछ और था। अब वो एजेंडा मैं बताता हूं। 92% कवरेज सिंस मीडिया कवरेज सिंस 2016 एंटी डोनाल्ड ट्रंप। अब उसी का एक हिस्सा आपके देखने वालों को बिल्कुल नहीं पता होगा। एक खातून है सियाटल वॉशिंगटन से, उनका नाम है जेनी डर्कन्स। उन्होंने सियाटल में कहा कि हम एक चाप सिटी बनाएंगे अमेरिका, सियाटल में, और उसका नाम उन्होंने चाप सिटी रखा। और वहां पे हम फ्लॉयड साहब की मौत का और अपने लॉ एंड ऑर्डर, और उन्होंने उसको समर लव का नाम दिया। वो चाप सिटी 7 दिन चलता रहा है। वहां पे 2 मजीद मर्डर हुए, मल्टीपल रेप्स हुए, बाब मार्ले के गाने वहां चले और ओपन marijuana स्मोक किया गया। तो ये रिएक्शन है। आप कहते हैं कि अच्छा, फिर उसके बाद आपके देखने वालों को मैं ये कहूंगा कि जो वाहिद अफ्रीकन अमेरिकन प्रेसिडेंट आज तक हिस्ट्री में यहां पे बना, उसके दौर में शार्लेट जला, उसके दौर में फर्गुसन जला। मैं बाल्टीमोर में रहता हूं, यहां आग लगी, तो वो जाती दफा पुलिस रिफॉर्म क्यों नहीं करके गया? मेरा ये क्वेश्चन है। लेकिन इसमें यह बात यह है, बदकिस्मती ये है कि इस साल असल में इलेक्शन थे और इसी साल कोरोना आया, और दूसरी तरफ डेमोक्रेट पार्टी के पास मैंडेट ही कोई नहीं है। इस तरह की चीजें जब देखें, लॉ एंड ऑर्डर देखें, जलाना, अच्छा ठीक है, फर्गुसन हो गया, उसका फ्लॉयड साहब का हो गया, तो आप पूरा मन एहतजाज करें। आप प्रॉपर्टी, अच्छा फिर प्रॉपर्टियां भी नहीं जलाते, वो स्टोर गिन के तोड़ते हैं, जाके रोलेक्स के स्टोर तोड़ेंगे, टिफनी के स्टोर तोड़ेंगे, ब्रांडेड प्रोडक्ट को जलाएंगे,
ब्रांडेड लूटमार करेंगे, बड़े बड़े टीवी उठा के जाएंगे। ये एहतजाज है या लूटमार है? तीसरा, मैं आपके देखने वालों से आखिरी ये कहूंगा, जब 4 शर्टलेस बच्चे पुलिस की गाड़ी के ऊपर खड़े होकर पुलिस की गाड़ी को आग लगाएंगे, तो वो रेशियल डिवीजन को हेल्प कर रहा है वो? ये क्वेश्चन मार्क। यही डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेन है। आखिरी बात आपको कहूंगा कि सबसे बड़ा इस वक्त हमारे अमेरिका में 2 सोशलिस्ट स्टेट्स हैं जो फ्रंट पे हैं, एक न्यूयॉर्क है, कैलिफोर्निया है। न्यूयॉर्क ने सबसे पहले यह किया, $1 बिलियन डिफेंडिंग पुलिस कर दी। उसका रिजल्ट मैं बताना चाहता हूं, 166% इन शूटिंग इंक्रीमेंट, 51% मर्डर जो है वो बढ़ गए न्यूयॉर्क में। ये डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेन है। आपने कहा लॉ एंड ऑर्डर, और मैंने आपको रेशियल भी डिफाइन कर दिया कि ये सारा एक प्रोपेगेंडा है। ये 92% एंटी मीडिया कैंपेन का हिस्सा है। ये CNN और वॉशिंगटन पोस्ट की दुकान है। और सबसे बड़ी बात, 2016 में भी इन्हीं लोगों ने, मुझे अभी तक याद है, मैं उस विक्ट्री पार्टी में स्टेज के सामने खड़ा था और साथ टीवी चल रहे थे। CNN मुसलसल कह रहा था उस वक्त भी कि पोल्स में डोनाल्ड ट्रंप हार रहे हैं, लेकिन ही वॉन। आज मैं आपको दावा करके ये कहना चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप इस दफा सिर्फ इलेक्टोरल कॉलेज नहीं विन करेंगे, वो पॉपुलर वोट भी विन करेंगे। और हम ये सोच रहे हैं यहां तक कि हो सकता है हाउस और सेनेट ये भी रिपब्लिकन हो जाए। उसकी वजह ये है कि प्री कोरोना इकोनॉमी, जिस तरह मैंने आपको अकॉम्प्लिशमेंट गिनवाई डोनाल्ड ट्रंप साहब की, वर्सेस 50 साल पावर में एस्टेब्लिशमेंट। उनकी साथी जो है कैमला हैरिस, वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थी। उन्होंने खुद एहतजाज किया कि सिविल राइट्स में जो बाइडेन वाज नॉट स्ट्रांग, ही इज रेसिस्ट। और तीसरी आखिरी बात उसकी ये है, हंटर बाइडेन की करप्शन। इनका बच्चा जो है वो यूक्रेन से $1 लाख महीने का एक एनर्जी कंपनी से एज एन एडवाइजर लेता रहा है। रिकॉर्ड मौजूद है उसमें। जो बाइडेन साहब ने खुद कन्फेशन किया ऑनलाइन। $1.5 बिलियन उन्होंने बनाया चाइना से, सिर्फ इसलिए अपने बाप के साथ जाते थे जहाज में बैठ के चाइनीज कंसल्टेंट के साथ। ये चीजें डिबेट में एक हफ्ते बाद खुल जाएंगी। और तीसरी और सबसे बड़ी बात यह है, अमेरिकन वी कॉल देम साइलेंट मेजॉरिटी। जिस तरीके से जो इस वक्त स्टैचूज, हिस्ट्री को तोड़ फोड़, दंगा मुश्ती, ये सारा फ्रस्ट्रेशन की निशानी है। लोग घरों में बैठ के इसको देख रहे हैं। 2016 में इसको हम कहते थे साइलेंट मेजॉरिटी, आज भी वो साइलेंट मेजॉरिटी है, लेकिन वो डबल हो चुकी है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं कि जब आपको पता है कि 2016 का साजिद तारड़ साहब इलेक्शन हुआ, तो उसके फौरन बाद ही ये बात चलने लग पड़ी जी कि जी अमेरिका के इलेक्शन में रशियन इंटरफेरेंस थी और रशिया ने जो है वो मेक इट श्योर के जी इस तरह के हालात पैदा किए। और बहुत सारी जो वेबसाइट्स थी, उन्होंने बहुत सारे और ममालिक में बैठ के जो है वो कंपेन्स चलाई कि हिलरी क्लिंटन हारे और ट्रंप साहब जीते। और वो इन्वेस्टिगेशन भी चलती रही, बहुत सारे उसमें इस्तीफे भी हुए। तो आप इसको क्या समझते हैं? थोड़ा सा ये बता दें कि क्या रशियन इंटरफेरेंस किसी हद तक साबित हुई या ना हुई। और दूसरा ये बताएं, क्या 2020 के जो इलेक्शन होने हैं इसमें क्या गवर्नमेंट ने कुछ सद्देबाब किया हुआ है? देखें, सबसे पहले तो ये देखें कि जब एक बंदा एंटी एस्टेब्लिशमेंट आता है, मैं उसकी रशिया से पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि अमेरिकन ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स में क्या होता है। जब एक प्रेसिडेंट व्हाइट हाउस में आता है तो वो 4000 जाबें पिछला प्रेसिडेंट खाली करके जाता है, ताकि नया प्रेसिडेंट आता है वो अपने 4000 लोगों को कैंपेन में से साथ लेके आता है, अपने लाइक माइंडेड लोगों को। वो उस प्रेसिडेंट का मैंडेट इन्फोर्स करते हैं। अनफॉर्चुनेटली जब एस्टेब्लिशमेंट ने रेजिस्ट किया तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की अभी तक सिर्फ आखिरी दिन तक 52% अपॉइंटमेंट्स थी। 48% लोग अभी तक वॉशिंगटन डीसी में ओबामा अपॉइंटेड लोग बैठे। इवन देन व्हाइट हाउस वाज नॉट सेफ, वहां से चीजें लीक हो रही थी। तो उसमें क्योंकि ही इज एंटी एस्टेब्लिशमेंट रेजिस्ट कर रही थी, नंबर 1। दूसरी एक चीज मैंने नोट की इस दफा कि ह्यूमन इंस्टिंक्ट इज द सेम। आप जरदारी साहब की करप्शन के पीछे जाए, नवाज शरीफ की करप्शन के पीछे जाए, जमहूरियत खतरे में। यहां 2 साल डेमोक्रेट पार्टी ने उस पर रशियन इन्वेस्टिगेशन की। 217 लोग जो डोनाल्ड ट्रंप लॉयलिस्ट थे डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ, उनको एफबीआई ने इन्वेस्टिगेट किया। कई लोगों को मैं यहां पे ये बताना चाहूंगा, जब एफबीआई आपको इन्वेस्टिगेट करती है तो वो आपके घर के मॉर्गेज के पेपर, जो आपके लोन आपने सारी जिंदगी किया होता है, वो सारा कुछ निकाल के सामने रख लेते हैं। और उस चीज से हट के, जिस तरह पॉलिटिकल पनिशमेंट होती है, अगर आपने पॉलिटिकल चीज में से कुछ ना मिल रहा हो तो वो कुछ ना कुछ निकाल के आपको जेल भेज देते हैं। इस वक्त कई लॉयलिस्ट डोनाल्ड ट्रंप साहब के
उनके एक्स कैंपेन मैनेजर भी जेल में अभी है। ये ज्यादातर हमारे पाकिस्तानियों को नहीं पता। उसके बाद नहीं, मैं एक लास्ट पॉइंट, जब रशियन कोलिशन में से कुछ नहीं मिला तो उन्होंने उसके बाद जब कैंपेन में जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने यूक्रेन में हंटर बाइडेन की करप्शन को थोड़ा सा पूछने की, कहीं लीगली फोन लाइन पे पूछने की कोशिश की तो इंपीचमेंट शुरू हो गई। वही बात है कि अगर करप्शन को पूछें तो जमहूरियत खतरे में, उसका भी कुछ नहीं निकल सका। लेकिन ये सारी चीजें मैं ये डेमोक्रेसी रिफॉर्म होने का प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे कि किस तरीके से डेमोक्रेसी जमहूरियत में करप्शन आ चुकी है। मैं एक छोटा सा यहाँ मैं आपको ऐड करना चाहूंगा, यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप साहब की कैंपेन का आखिरी स्पीच जो थी गेटिसबर्ग वर्जीनिया में थी। उन्होंने उस स्पीच में कहा था कि सेनेटर और कांग्रेसमैन के ऊपर टर्म होनी चाहिए, टाइम टर्म होनी चाहिए। यहाँ पे जब एक सेनेटर और कांग्रेसमैन वॉशिंगटन डीसी चला जाता है, वो ऑलमोस्ट इनविंसिबल बन जाता है, वो ऑलमोस्ट इररिमूवेबल बन जाता है, विच इज नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी। तो जब वो इस तरह की बातें करते हैं तो फिर एस्टेब्लिशमेंट उनको खतरा लेती है और वो पीछे पड़ी रही है। और अब दूसरी मैं फौज की बात आपको बताना चाहता हूं। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी स्पीच में अगले दिन खुद कहा कि फौज के जनरल आज भी जंग चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप इज एंटी वॉर प्रेसिडेंट। ईरान ने अनमैन ड्रोन गिराया, अगले दिन पूरी दुनिया एक्सपेक्ट कर रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप विल रिएक्ट, अमेरिका विल रिएक्ट अगेंस्ट ईरान। उन्होंने कहा था नहीं, हमारा कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, हम जानी नुकसान नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी साइड पे अमेरिकन आर्मी जनरल्स स्टिल वांट अ वॉर इन अफगानिस्तान, दे वांट टू हैव अ वॉर विद ईरान एट द सेम टाइम। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अगले दिन बड़ी खूबसूरती से इसको एक्सप्लेन किया। वो ये था कि हर आर्मी जनरल जब रिटायर होता है आर्मी से, उसके बाद डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स के बोर्ड पे चला जाता है, वहां से बड़ी बड़ी तनख्वाहें और बारात लेते हैं। और उन्होंने कहा था हर सोल्जर मेरे साथ है लेकिन आर्मी जनरल्स मेरे साथ नहीं है, क्योंकि ये एक चेंज है, ये रियल चेंज है। डेमोक्रेसी इज गोइंग थ्रू रिफॉर्म, दैट्स व्हाट इट इज। नहीं तो अब जब आपने इसकी ईरान की बात की साजिद तारड़ साहब, आपने कहा कि जो फौज है वो खिलाफ हो गई, तो आप समझते हैं कि ट्रंप साहब इतने पॉपुलर हैं कि वो अमेरिका में फौज के खिलाफ इलेक्शन लड़ सकते हैं? लास्ट टाइम तो 2016 में तो वो कहते थे 200 जनरल मेरे साथ हैं और जो है वो जूइश लॉबी भी मेरे साथ है, तो मैं जो है वो जीत जाऊंगा। तो शुरू में तो यही समझते रहे हम कि जो ट्रंप साहब है और जो अमेरिकन जो डीप स्टेट है CIA या जो जनरल्स हैं वो इनके साथ हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जैसे जो इनके डिफेंस मिनिस्टर की अगले दिन बात हुई, जो बुक आई है रेज बॉब वुडवर्ड साहब की, वहां पे उन्होंने कहा जी कि वो मुझे तो मैटिस ने मना किया था कि तुम जो है वो उस पर हमला उसको ना मारो, मैं तो चाहता था उसको मारो। तो आप समझते हैं कि इस वक्त अमेरिकन फौज की और ट्रंप साहब की किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम चल रहा है? डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उसी का खुद जवाब दिया था कि अमेरिकन सोल्जर्स मेरे साथ हैं, चंद फौजी जनरल जो मेरे साथ हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वक्त मैं आपको रिसेंट में इसकी डेवलपमेंट बताना चाहता हूं। रिसेंट डेवलपमेंट कल हुई है। कल एक सुप्रीम कोर्ट की जज जो है वो फौत हो चुकी है। जो इस वक्त रिपब्लिकन सोया पड़ा था, जो शायद ना निकलता, अब उन्होंने भी लाइनों में लग के वोट देना है डोनाल्ड ट्रंप साहब को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की नॉमिनेशन इज ऑन द स्टेक एट द सेम टाइम। और उसके बाद ये मैं बताना चाहूंगा आपको कि ये अमेरिका है। अमेरिका में पिछली दफा भी डोनाल्ड ट्रंप साहब 2016 में, मैं आपको बताना चाहता हूं, कोमी साहब FBI की रिकॉर्डिंग मौजूद है कि वो डोनाल्ड ट्रंप को जीतता नहीं देखना चाहते थे। उनके मेमोज अभी एज ए विटनेस मौजूद हैं FBI के, जो डीप स्टेट है, वो नहीं चाहती थी डोनाल्ड ट्रंप साहब जीत के आए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब जीते हैं और उन्होंने चेंजेस दिए हैं, उन्होंने डिलीवर किया है मैंडेट अपना। कौम लाइनों में लग के इस दफा वोट डालेगी। इस वक्त अगर अभी आप देखें कि किस तरीके, मैं ट्रैवल करता हूं आज भी, पहले भी ट्रैवल करता हूं 2016 में, 2015 में, मैं हैरान होता था जब मैं इनके साथ रैलीज में जाता था, लोग 2-2 दिन पहले आके लाइन में लग जाते थे इनकी स्पीच सुनने के लिए। लेकिन मैं जब घर आके CNN खोलता था तो वो कह रहे थे कि ये हार रहे हैं, पूरे तरीके से हार रहे हैं। आज भी वही स्टोरी है। वो पोल्स आपके, मुझे चॉइस साहब आप अगर कहें कि आपके पोल यहां से निकलवा दूं कि आप इलेक्शन जीतने वाले हैं अमेरिका के, तो वो भी निकल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। वो पैसे लेते हैं, पोल्स पर पैसे लेते हैं वो। तो इस तरह के पोल निकाल के प्रोपेगेंडा हो रहा है, लेकिन लोगों ने देख लिया है, ही हैज डिलीवर्ड इट, ही हैज। और तीसरी बात, जो अपोनेंट है उनका, अपोनेंट की हालात ये है, उसको ये नहीं पता होता खड़ा कहाँ है, उसको ये नहीं पता उसके ग्रैंड किड्स कितने हैं। और तीसरी बात, अभी रिसेंटली
बराक ओबामा साहब के साथ 8 साल जो कुछ उसने किया है वो ओन करना पड़ेगा। मैं छोटा सा आपके देखने वालों को ये कहूंगा कि यहाँ पे मेरे पाकिस्तानी भाई मुसलसल उसकी बैंड वैगन पे चढ़े हुए हैं। बाइडन कैमला हैरिस। कैमला वो तो वैसे भी वो अपने आप को इंडियन कहती है और इंडिया के साथ ही इंडियन पिक्चर अपने बनवाती है। पता नहीं हमारे पाकिस्तानी क्यों उसके इतने आशिक हो चुके हैं। लेकिन मैं छोटा सा जो बाइडन की ये बात बताऊं कि हमारे यहाँ पे पाकिस्तानियों ने नारा लगाना कुछ ने शुरू कर दिया कि कश्मीर आजाद कराएगा जो बाइडन। और मैं उनको कहता हूं यार अभी रिसेंटली उसने 8 साल छोड़े हैं बराक ओबामा के साथ, उस वक्त कश्मीर की बात उसने नहीं की। सबसे ज्यादा बॉम्बिंग ड्रोन अटैक्स पाकिस्तान में ओबामा पीरियड में हुए हैं। आप गूगल करके देख लें, ओबामा अपनी कैंपेन में कहते रहे कि इफ ही विंस द इलेक्शन ही विल बॉम्ब पाकिस्तान। ये गूगल करके देखें चीजें। अब कैमला हैरिस की तरफ आए, मैं छोटा सा एक लास्ट मिनट में बताना चाहूंगा। कैमला हैरिस इतनी वीक कैंडिडेट थी, जो वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट हैं इनके साथ, वो सिर्फ 2% वोट ले एनर्जाइज कर सके लोगों को, सिर्फ 2%। उन्होंने कैंपेन में अपनी बहन को कैंपेन मैनेजर बना दिया, नंबर 1। आखिरी एक मैं उसके बारे में आपको ये तोहफा देना चाहूंगा अपने पाकिस्तानी भाइयों को, देखने वालों को। एक बंदे का नाम तरलोचन ओबराय है। जब ये अटॉर्नी जनरल थी कैलिफोर्निया में, वो तरलोचन ओबराय एक सिख था, उसकी दाढ़ी थी, उसने जॉब अप्लाई की प्रिजन सिस्टम में। और कैमला हैरिस की एक स्टेटमेंट बहुत मशहूर है। इन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि तरलोचन शुड पिक अप आइदर हिज फेथ और लाइवलीहुड। एक, अगर उसको तरलोचन ओबराय की दाढ़ी पसंद नहीं थी तो मुसलमानों की दाढ़ियों का क्या करेगी वो? ये मुसलमान किस बैंड वैगन पे जाएंगे? आखिरी इसका मैं स्टेटमेंट ये दूंगा, मेरे भाइयों को डेमोक्रेट पार्टी को गूगल करना चाहिए, हु इज बॉबी जिंदल एंड निक्की हेली, बोथ रिपब्लिकन, बोथ गवर्नर थे स्टेटों के, बोथ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। दूसरी साइड पे जब डेमोक्रेट पार्टी माइनॉरिटीज की बात करती है, सबसे पहले माइनॉरिटी उनके टेबल पर अफ्रीकन अमेरिकन, दूसरी माइनॉरिटी हिस्पैनिक अमेरिकन। आप उनके किचन टेबल पे नहीं है, रिगार्डलेस जो कर लें, रिगार्डलेस। अफसोस के साथ कहता हूं, मैं सबसे बड़ा मैसेज आपके चैनल के जरिए देना चाहता हूं। मुझे दुख है कि 2016 में नामो निशान नहीं था रिपब्लिकन पार्टी में इंडियंस का, वो भी सारे डेमोक्रेट थे। इस वक्त दे हैव टेकन ओवर। मुझे सबसे बड़ी रेजिस्टेंस जो कैंपेन में आ रही है वो इंडियन वॉलंटियर और इंडियन लॉबी की तरफ से आ रही है। अफसोस के साथ मैं देखता हूं, मुझे अपना फ्यूचर ताबनाक नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल ठीक है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे तारड़ साहब। लेकिन सर, आपने डेमोक्रेसी एंड मीडिया की बात की, ये सवाल मैंने रखा हुआ था आपके लिए कि मुझे ये बताएं कि जो ट्रंप साहब के आने के बाद, क्योंकि मैं कल भी किसी दोस्तों से बात हो रही थी तो लोग कहते थे कि जी हम लोग जो अमेरिकन डेमोक्रेसी है उसको आइडियलाइज किया जाता है, वहां पे वैल्यूज हैं, स्ट्रक्चर है। तो अमेरिका को, एक दोस्त कल भी आए हुए थे तो वो कह रहे थे यार हम तो सोचते थे अमेरिका को कभी जवाल ही नहीं आ सकता, क्योंकि इस तरह का उन्होंने इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर खड़ा किया हुआ है और इस तरह का अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म एंड बैलेंस ऑफ पावर है वहां पे, कि चीजें जो है वो इस तरह, मतलब वो हम समझते थे। लेकिन ट्रंप साहब ने आके मीडिया को कंट्रोवर्शियल कर दिया, मीडिया के खिलाफ हो गए, फेक न्यूज, CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स सबके हो गए, फॉक्स न्यूज को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। आप क्या समझते हैं कि जिस तरह आपने रिफॉर्म्स की बात की, सिस्टम की तब्दीली की बात की, आप समझते हैं कि ट्रंप साहब जो हैं उन्होंने मीडिया को ज्यादा एम्पावर किया है, या कि मीडिया, और हमने देखा कि पहली दफा CNN के रिपोर्टर्स को, कैमरामैन को पकड़ा गया, ठीक है, उनको जेल लेके पुलिस ले गई, हमने वो विजुअल्स भी देखे। तो आप क्या समझते हैं कि मीडिया आजाद हुआ है अमेरिकन जमहूरियत के अंदर जो ट्रंप साहब प्रोपेगेट कर रहे हैं, या कॉम्प्रोमाइज हुआ है? तारड़ साहब, मैं इस सवाल के जवाब में एक सवाल पूछना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैंने आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा था, आपको पता है जेनी डर्कन का नाम सुना है, जिस मेयर ने समर लव करा के बंदे मरवाए सियाटल में? नहीं किया। CNN ने एक भी प्रोग्राम उस पर नहीं किया। आज तक CNN ने प्रोग्राम को किया है जिन लोगों के कारोबार जला दिए गए हैं इस लूटमार में? कोई किया प्रोग्राम? उन्होंने नहीं किया। 92% जब मीडिया कवरेज एंटी डोनाल्ड ट्रंप होगा, आपके ख्याल में वो फूल फेंकेंगे फिर उनके ऊपर? वो उनको फेक न्यूज नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? 11 खवातीन वॉशिंगटन पोस्ट ने फर्जी बना के सामने खड़ी कर दी थी डोनाल्ड ट्रंप साहब के 2016 के इलेक्शन में, सारी फेक थी वो। उसके बाद वो उन्होंने जंग रोकी नहीं है। 92% कवरेज कोई थोड़ी सी नहीं है, 24/7। आप डॉन लेमन को देखें, CNN आप सुबह खोलते हैं रात तक सारा दिन एंटी डोनाल्ड ट्रंप, एंटी। कभी आज तक उन्होंने किसी और दुनिया के किसी हैरिकेन, किसी हादसे,
पाकिस्तान के किसी चीज को, मिडल ईस्ट के इशू को कोई उजागर किया हो, कवरेज दी हो उन्होंने? जीरो। तो उस पे आप कहेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप साहब उनको फेक नहीं कहेंगे और उनके साथ चलेंगे? फिर उनके सामने आज आप उसके छोड़े उसकी मिसाल, अगले दिन यहाँ पे टाउन हॉल हुई है, जो क्वेश्चन डोनाल्ड ट्रंप से किए गए वर्सेस दूसरे साइड पे वो हमारे कहते हैं ना कि वो स्पून फीडिंग करते हैं जाके उसको दूसरी साइड पे जो बाइडेन को। मेरा मकसद इन चीजों ये, बल्कि ये भी रिफॉर्म होना चाहिए, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच भी एक एक्सट्रीम तक जा चुकी है। दूसरा एक बात आजकल एक और निकल चुकी है चोइसा, वो ये है कि आपका सोशल मीडिया, एक बंदा फेसबुक पे कोई फेस लगा देता है चीज, उसको क्लैरिफाई करने में तो साल लगता है, लेकिन उस बंदे का डैमेज तो नहीं लगा, तो डैमेज हैज बीन डन, इट हैज टेकन प्लेस। ये अभी तक जो एक अलमिया इस वक्त जमहूरियत का है, वो ये भी एक है कि जमहूरियत हैज टू वर्क विद द टेक्नोलॉजी, विद द सोशल मीडिया। ये 2016 या 2000 मैंने यहां आके देखा चोइसा, मैं जब अमेरिका में आया था उस वक्त तो फैक्स मशीन भी नहीं थी, लेकिन इसके साथ भी जमहूरियत को कैचअप करना होगा। इसके बारे में अभी तक लॉज नहीं बन रहे। मेरा बच्चा इस वक्त लॉ स्कूल में है और वो साथ मास्टर डिग्री कर रहा है आईटी में और साइबर लॉज में जा रहा है आगे। अमेरिका में अभी तक ये इन चीजों दिस नीड टू बी रिफॉर्म्ड एज वेल। लेकिन ये भी जमहूरियत के साथ ये चल रहा है कि किस तरीके से सीएनएन का क्या काम है कि वो चाहे कि व्हाइट हाउस को डिक्टेट करे। और चौथा एक बात, मैं एक आखिरी बात आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन रिलेटेड, वो ये थी कि इंडिया अमेरिका का अलमिया नहीं है। पूरी दुनिया में हर मुल्क में जो करप्ट बिजनेसमैन है, करप्ट इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो एक एक चैनल बना के बैठा है। वो उस तरीके से गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करता है, वो उस तरीके से अपने ठेके लेता है, वो उस तरीके से अपने जराइम को छुपाता है। वॉशिंगटन पोस्ट आपको पता होना चाहिए किसकी है, जो बेजो की है, अमेजॉन वाले की। अमेजॉन इस वक्त दुनिया की जो बेजो है दुनिया का अमीर तरीन आदमी है। इसी तरह अगर आप सीएनएन देखें, उसके पीछे भी एक कॉर्पोरेशन है। उसके बाद आपने फॉक्स की बात की, फॉक्स इज नॉट अलाइंड विद द प्रेसिडेंट, वो भी ऑलमोस्ट आधा आधा है, लेकिन इनके पीछे सारे कॉर्पोरेट इंटरेस्ट हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान है। आपके सारे एंकर इस वक्त यूट्यूब पे बैठ के क्यों बातें करते हैं? क्योंकि चैनलों पे बातें नहीं कर सकते। आपके मोदी के इंडिया के मीडिया को गोदी मीडिया क्यों दिया गया है? वो डोनाल्ड ट्रंप ने दिया। ये जस्टिफाई नहीं कर रहा मीडिया इस वक्त जमहूरियत। ये गोदी मीडिया, ये फला मीडिया, यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, दूसरे चैनल लोगों का एतबार पूरी दुनिया में मीडिया से उठता जा रहा है। ये डोनाल्ड ट्रंप का कसूर नहीं है इसमें। बिल्कुल ठीक। अभी मैं अगला सवाल आपके पास लेके आ रहा हूं तलत साहब, वो मुस्लिम्स फॉर ट्रंप है, वो आपकी कंपेन भी है, आपने कहा भी, और आपने वो जो रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन हुआ था उसमें भी ये कहा। ये पहले तो बात है कि हमें बताएं ये मुस्लिम्स फॉर ट्रंप क्या है, और ये क्या मुसलमानों को, वो जो एक इमरान खान ने यूएन में स्पीच की थी कि इस्लामोफोबिया है और मुसलमानों को नेमिंग एंड शेमिंग एंड ब्लेम किया जाता है, उसके हवाले से आप भी इसका हिस्सा है मुस्लिम्स फॉर ट्रंप, बल्कि आप इसको लीड कर रहे हैं। तो क्या आपने इस हवाले से काम किया है कि मुसलमानों की इज्जत बहाल हो सके? देखिए, उसमें सबसे पहले तो मैं खैर उसमें सबसे ज्यादा सिर्फ काम यही कर सका हूं कि मैं आरएनसी में बोला हूं, मैं अपनी प्रेजेंस लेके जाता हूं, रिपब्लिकन पार्टी में भी, ट्रंप कैंपेन में भी जाता हूं। लेकिन अफसोस के साथ कहूंगा कि पाकिस्तानी अमेरिकन की सपोर्ट बहुत कम है। मेरे साथ दूसरे मुसलमान जरूर हैं, मिडल ईस्टर्न हैं, पुराने जो यहाँ पे मेरी एज के लोग जो मुसलमान हैं, वो रिपब्लिकन थे, वैल्यूज में बिलीव करते हैं, उनकी सपोर्ट हासिल है मुझे। लेकिन ये मैं आप क्वेश्चन आपने ये किया है, आप अभी कभी इस्लामिक मुस्लिम उम्मा को देखें जरा, अगर उसका कॉन्सेप्ट है, मेरी नजर में तो वो कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। सल्तनत उस्मानिया, ऑटोमन एम्पायर के बाद मुस्लिम उम्मा खत्म हो चुकी है। आप स्टेट ऑफ इस्लामिक कंट्रीज देखें, आप उनकी पार्टिसिपेशन इन द वर्ल्ड देखें, उनका अपने मसाइल के ऊपर इकट्ठा होना देखें। आपके क्या ख्याल में अमेरिका में वो डिजर्व करते हैं सारा कुछ, ये कि उनको फ्रंट सीट पे आगे जगह दी जाए उनको? मेरे लिए ये सारी चीजें ये मेरा हिस्सा है। हाँ, उसका जवाब ये है जो एंटी इस्लामोफोबिया डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऊपर लगाया जाता है कि इस्लाम के खिलाफ है। उनका पहला इंटरनेशनल दौरा सऊदी अरेबिया का था, फिर उनके दूसरा इंटरेस्ट था मिडल ईस्ट पीस के बारे में, तीसरा उन्होंने अभी अगले दिन फिर पीस प्रोसेस की बात की है। उन्होंने फिर उसके बाद अफगानिस्तान में तालिबान अपने आर्मी जनरल्स के विल के अगेंस्ट जाके तालिबान से नेगोशिएशन फिर दोबारा शुरू कर ली।
और उसके बाद फ्रीडम ऑफ रिलीजन यहाँ पे उन्होंने साइन किया है, इफ्तार मनाते रहे व्हाइट हाउस में। इन सारी चीजों का ये सारा जवाब है कि ही इज नॉट एंटी मुस्लिम। एंटी मुस्लिम हो ही सेकंड बिगेस्ट रिलीजन ऑन द प्लैनेट, 1.8 बिलियन लोगों को आप नाराज नहीं कर सकते। लेकिन अफसोस के साथ स्टेट ऑफ मुस्लिम कंट्रीज, आई एम नॉट प्लीज्ड विद इट। स्टेट ऑफ they need to be organized, they need to be educated. Majority of the countries, Islamic countries, they don't have no fundamental rights, और इस तरह चलाए जाते हैं, वहां गवर्नेंस हो रही है जिस तरह फैमिली की चाबियां वालिद बेटे को देता है, बेटा आगे बेटे को देता है। ना कॉन्स्टिट्यूशन है, ना राइट्स है, ना पता है आगे कहाँ जाना है, ना पता पीछे। अपने इंटरेस्ट बेस्ड रिलेशनशिप है। 7 कंट्रीज ने जब बुला के मोदी को हाईएस्ट अवार्ड दिया था, मुझे उसी वक्त ही अंदाजा हो गया था व्हाट इज द स्टेट ऑफ मुस्लिम उम्मा, और उस पे काम करना बहुत जरूरी है। मैं अपने फराइज यहाँ पे अंजाम दे रहा हूं। मैं जस्टिफाई करने की कोशिश करता हूं बीइंग अ पाकिस्तानी अमेरिकन एंड बीइंग अ मुस्लिम, लेकिन इट्स अपहिल बैटल, इट इज अपहिल बैटल। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताएं तारड़ साहब कि अभी थोड़ा सा इसको कंक्लूजन की तरफ लेके चलें कि जो ट्रंप साहब ने जो अरब्स और जो इसराइलियों के दरमियान एक मुआहदा हुआ और बहरीन ने और यूएई ने किया है, आप क्या समझते हैं कि क्या ट्रंप साहब की कितनी बड़ी फॉरेन पॉलिसी सक्सेस है? और जो कि तालिबान का और अमेरिका का मुआहदा हुआ फरवरी में इस साल, और अभी जो इंटर अफगान डायलॉग शुरू हो गया है, आप समझते हैं कि ये ट्रंप साहब की फॉरेन पॉलिसी सक्सेस है? ये इसको सेल कर पाएंगे अपने इस 2020 के इलेक्शन में? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उनकी बीइंग अ बिजनेसमैन एंड बीइंग अ गुड नेगोशिएटर, ये उनकी स्ट्रेंथ है मेरे ख्याल में। दिस इज माय ओपिनियन, और मेरी ओपिनियन गलत भी हो सकती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस मैं उनके साथ 2015 से अटैच हूं। मैं उनकी बुक्स पढ़ चुका हूं, आर्ट ऑफ नेगोशिएशन। मैं उनकी बॉडी स्टाइल, उनकी नेगोशिएशन में चीजें देख चुका हूं। सेकंड टर्म में मेरा जो अपना अंदाजा है कि पैलेस्टीनियन और इजराइल 2 स्टेट सोल्यूशन सामने आएगा। फलस्तीन के जो पहला कॉन्ट्रैक्ट था, जो उनका पीस प्लान था, उसको रीनेगोशिएट किया जाएगा, उसको रिविजिट किया जाएगा, और 2 स्टेट सोल्यूशन डोनाल्ड ट्रंप साहब अपनी टर्म्स में दे के जाएंगे। दिस इज व्हाट माय प्रेडिक्शन, और इंशाल्लाह चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। ओके अच्छा, एक इसमें सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो ये है कि इसी से लिंक है ट्रंप, जैरेड एंड इवानिका। मैं ये जानना चाहता हूं कि और ये हमने देखा भी है पिछले 3 सालों में, 3.5 सालों में, कि जो जैरेड कुशनर है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं ट्रंप साहब को, और इवानिका जो उनकी बेटी हैं और जैरेड की वाइफ हैं, ये भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं। और क्योंकि जैरेड ज्यू हैं तो उन्होंने बहुत हद तक अरब्स को और अरब लीडर्स को दबाया है और उनको टेबल पे लेके आए हैं। तो क्या आप समझते हैं कि जो जैरेड एंड इवानिका है ये एक अच्छा एडिशन है प्रेसिडेंट के साथ, या कि ये समझा जाता है जी ये एक फैमिली एंटरप्राइज है? नहीं, ये फैमिली एंटरप्राइज नहीं है, लेकिन ये कि अल्टीमेटली ही इज एन एडवाइजर टू प्रेसिडेंट, और वो एडवाइस करते हैं, उनकी फैमिली है और वो शुरू से उसकी एडवाइस को सुनते हैं गौर से। देखें, आपके हर प्रेसिडेंसी में, हर कैंपेन में आपके कुछ कॉन्फिडेंट्स होते हैं, तो वो ही इज अ कॉन्फिडेंट, दैट्स हाउ ही इज डूइंग, दैट्स हिज स्टाइल ऑफ डूइंग थिंग्स। वो अपनी फैमिली, मैं बल्कि इस चीज को दूसरी साइड पे लेके जाता हूँ कि उनकी फैमिली ब्रॉट अप है। उनके सबसे, आपको ये भी बताना चाहूंगा, उनके जितने बच्चे हैं, 3 उनकी बीवियां थी, जितने बच्चे, एक भी बच्चा ना ड्रिंक करता है ना स्मोक करता है, बिजनेस में उनके साथ है। वो अपने किसी लड़के को नहीं लेकर आए साथ गवर्नमेंट अफेयर्स में। He was confident to bring his son-in-law and he did. He was confident about his daughter and he did. तो दूसरे किसी को लेके नहीं आए, लेकिन ये कि उसमें ऑफ कोर्स फिर, और दूसरा सिर्फ उसमें जैरेड कुशनर की बात नहीं है। अमेरिका में इस वक्त सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग लॉबी जो वो इजराइल की ज्यूश लॉबी, और उसके बाद फाइनेंशियली सपोर्ट उनका असर रसूख अमेरिका में देखें जरा। मैं बल्कि चाहूंगा आपके देखने वाले गूगल करें कि अमेरिका को बनाने वाले ज्यूज जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी में, जब अमेरिका जर्मनी को रेस्क्यू करने गया था, तो वहां जितने साइंटिस्ट थे, आइंस्टाइन की मिसाल लें, यहाँ न्यू जर्सी में लेकर आए थे, उनके साथ डील बनाई गई थी कि यहाँ चल के अमेरिका में हमारे लिए काम करो, अदरवाइज हम वॉर ट्रायल में तुम्हें लेके जाएंगे। तो मोस्ट ऑफ द ज्यू साइंटिस्ट दे केम हियर, दे वर्कड हार्ड, दे बिकेम एन अमेरिकन एंड दे बिकेम द पार्ट ऑफ अमेरिकन सक्सेस। आज भी यही है, 18वीं सदी से लेके आज में आप जितनी साइंटिफिक अचीवमेंट्स में देखें, उसमें मोस्ट ऑफ द स्कॉलर्स दे आर ज्यूइश।
तो उन्होंने प्रूव देमसेल्फ एज अ, और उसमें मैं एक और भी बात बताऊंगा, आपके देखने वालों ने उसका थोड़ा सा गलत मतलब ले लेना कि शायद मैं इजराइल को या ज्यूज को सपोर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरा एक दोस्त था, डॉक्टर, डेंटल डॉक्टर था। मैंने एक दिन उससे एक जेनेटिक क्वेश्चन किया, मैंने कहा यार यू आर सो स्ट्रॉन्ग, व्हाट इज द रीजन? उसने कहा जितनी मार यहूदियों को पूरी दुनिया में पड़ी है फिरौन से लेकर आज तक, उतनी मार अगर तुम मुसलमानों को भी पड़ जाए तो तुम भी बहुत स्ट्रांग हो जाओगे। एक्शन हैज रिएक्शन, और आपको स्ट्रांग नेशन बना देता है। तो यही इजराइल की स्टोरी है। इस वक्त आप देखें ड्रोन सिस्टम टेक्नोलॉजी पे उनकी कमांड, उनका साइंटिफिक अचीवमेंट्स, एग्रीकल्चर रिसर्च पे उनकी कमांड। ये जब कौमें इस तरीके से मारी जाती हैं, उनको घेरे तंग कर दिए जाते हैं, फिर वो इकट्ठे हो जाते हैं और फिर वो अपनी तरक्की का बायस बनते हैं। तारड़ साहब, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, मैं सारे तो नहीं इसमें डाल सकता, लेकिन ये एक सैयद शज्जर अब्बास हैं, उन्होंने पूछा है कि तारड़ साहब, विच आर द की फैक्टर्स व्हाई पाकिस्तानीज आर नॉट सपोर्टिंग टू डोनाल्ड ट्रंप एंड व्हाई यू थिंक पाकिस्तानी शुड सपोर्ट डोनाल्ड ट्रंप? इसको जरा क्विक आंसर कर दीजिएगा सर। वो उसमें मैं क्विक आंसर ये करूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि पाकिस्तानी डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन मेजॉरिटी अमेरिकन पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है। मेजॉरिटी मेरे पाकिस्तानी भाई अभी तक यहाँ 30-30 साल से बैठे हैं, अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए कि वो अमेरिका में रहना चाहते हैं या पाकिस्तान में। उसकी वजह ये है कि पीटीआई के 4-4 ग्रुप है हर शहर में, नून लीग के 6-6 ग्रुप हैं, पीपल्स पार्टी के ग्रुप हैं। उनको पता ही नहीं कि डेमोक्रेट पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी की फिलॉसफी क्या है, इनके मैंडेट क्या है। पहला अलमिया तो ये है। दूसरा अलमिया ये है कि ज्यादातर पाकिस्तानी, में उनको कहता हूं विक्टिम ऑफ CNN है। वो समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब इज इस्लामोफोबिक, ही इज अगेंस्ट इस्लाम, he's in a favor of white supremacy। उनको यही नहीं पता कि बराक ओबामा साहब जो हैं अपने दौर में पुलिस रिफॉर्म क्यों नहीं करके गए, अपनी कम्युनिटी में तालीम क्यों नहीं दे के गए। वो ये चीजें उनके बयान हैं, सोच नहीं रहे, क्योंकि सारा दिन या तो वो देसी चैनल देखते हैं, यहाँ पे एक जादू है डब्बी आई हुई है, या तो वो सारा दिन वहां पे बैठ के पाकिस्तानी ड्रामे देखते हैं, एंजॉय करते हैं उनको, या फिर अगर उससे ज्यादा बढ़ते हैं तो CNN देखते हैं। तो CNN आपको बताया 92% मीडिया कवरेज एंटी ट्रंप, और पाकिस्तान इज दे आर विक्टिम ऑफ इट एट द सेम टाइम। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अभी तारड़ साहब एक अहम सवाल जो कि पिछले 8 माह से 6 माह से हम सब पूरे अमेरिका और यूरोप के लिए, वो है कोरोना वायरस। तारड़ साहब, जितनी अमवात अमेरिका में हुई हैं, जिस तरह कोविड-19 को इतना पैसा, रिसोर्सेज, अकल, साइंटिस्ट, सारा कुछ होने के बावजूद आप क्या समझते हैं कि अमेरिका कोविड-19 को डील करने में क्यों नाकाम रहा? पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसके पास पैसे भी कोई नहीं है, वहां हालात बड़े अच्छे हैं। और बल्कि मैं तो जो पाकिस्तान से इस वक्त इंग्लैंड, अमेरिका जा रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें जाते हुए डर आता है, कह रहे पहली दफा वहां जाते हुए डर, और पाकिस्तान आते हुए हम कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। तो ट्रंप साहब के इलेक्शन में ये बहुत बड़ा नाकामी नहीं है? और ये बाइडेन करे तो इसमें जाहिर बात है वो चाहते हैं कि ट्रंप जो है नलायकी दिखाई और डील नहीं कर सके, तो इस पर क्या कहेंगे? उसमें चौर साहब सबसे बड़ी बात यह है, ये बदनसीबी अमेरिका की कि जिस साल कोविड आया वो इलेक्शन का साल था। मैं आपसे क्वेश्चन ये करूंगा, वुहान से ये वायरस शुरू हुआ है, वो वायरस शंघाई और बीजिंग नहीं गया, वो सीधा न्यूयॉर्क आ गया यहाँ पे। उसके बाद इंडिया साथ दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, वहां भी वो नहीं ज्यादातर गया। वो नॉर्थ कोरिया वाले क्लेम करते हैं हमारे पास एक भी पेशेंट नहीं है, हालांकि बॉर्डर चाइना से लगता है। लेकिन एक कॉमन चीज है इन सारी चीजों में, इंडिया चाइना का मीडिया कंट्रोल्ड है। वो खबर नहीं, अभी तक वो ये खबर नहीं दे रहे इंडिया के साथ झड़प में उनके फौजी कितने मरे हैं। इंडिया में गोदी मीडिया, वो सुबह उठ के मोदी साहब से इंस्ट्रक्शन लेता है कि आज कितने लोग बताने मरीज। नॉर्थ कोरिया में मीडिया है ही नहीं है। यहां पे 92% जो एंटी डोनाल्ड ट्रंप मीडिया था, उन्होंने जेन में ये डाल लिया कि जितने मरीज ज्यादा मरवाएंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब नीचे गिरेंगे। वो उन्होंने इसको डेमोक्रेट मैंडेट बनाया, उन्होंने इसके साथ पॉलिटिक्स की है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी स्पीच में, इसका मैं जवाब ये सिर्फ दूंगा, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी एक स्पीच में कहा था आज मैं अगर कोरोना की दवाई ले आऊं, इन्होंने कहना वो भी फेक है। तो जब ये हालात हो चुके हों, और मेरा दूसरा इसका जवाब ये होगा, डोनाल्ड ट्रंप साहब की जगह अगर जो बाइडेन होता तो उन्होंने क्या कर लेना था। मैं सबसे ज्यादा इसको चाइना को होल्ड देम अकाउंटेबल। उन्होंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके सबसे पहले तो उन्होंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साइंटिस्ट को वुहान जाने की इजाजत क्यों नहीं दी? अमेरिकन साइंटिस्ट वहां जाना चाहते थे, उनको इजाजत क्यों नहीं दी गई? $400 मिलियन पैकेज दिया जाता था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को अमेरिका की तरफ से।
लेकिन उन्होंने फेवर डोनाल्ड ट्रंप साहब वाज अगेंस्ट ट्रैवल एडवाइजरी टू चाइना और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसके खिलाफ खड़ी रही है इन चीजों में। और एक और बात बताऊंगा, एक भी डेथ अमेरिका में ऐसी नहीं हुई जिसमें कहा जा सके कि वेंटिलेटर की वजह से बंदा मर गया, बेड ना होने की वजह से बंदा मर गया। लेकिन इस पे सियासत हो रही है आज भी। मैं आप इसी का एक सब क्वेश्चन आंसर करना चाहता हूं। इंटेंशनली कल एक डॉक्टर आया मीडिया पे, फॉक्स चैनल पे, उसने कहा कि मेयर, डेमोक्रेट मेयर्स एंड गवर्नर्स अपनी अपनी स्टेटों को 4 नवंबर तक बंद रखना चाहते हैं ताकि वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज ना हो, क्योंकि दे कैन यूज दैट अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप। इससे बड़ी इस मुल्क के साथ ज्यादती क्या होगी, उसका जवाब कौन देगा? बिल्कुल ठीक है। ये सारा अफसोस है कि, लेकिन ये मैं इस पे एक बात है, एज बीइंग ए पॉलिटिकल साइंटिस्ट, ये रिफॉर्म हो रही जमहूरियत, लोग देख रहे हैं, लोग लेके के वोट डालते हैं। मैं इसको साथ कंक्लूड आपके साथ ये भी करना चाहूंगा। कहते हैं जिस मुल्क को तबाह करना हो उसमें 2-3 चीजें कॉमन आप करें। एक तो उस वहां के रहने वालों को वहां की पुलिस और वहां की फौज के खिलाफ कर दें। तीसरा, उसके इलेक्शंस को रिग कर दें। वो कंट्री फर्स्ट वर्ल्ड से थर्ड वर्ल्ड कंट्री बन जाएगा, डेवलपिंग कंट्री। तो ये अमेरिका में नहीं होगा, नहीं होगा। कंजर्वेटिज्म इज स्टिल स्ट्रॉन्ग। फाउंडेशन ऑफ दिस कंट्री वाज बेस्ड ऑन कैपिटलिस्ट सोसाइटी, कंजर्वेटिज्म। तो वो दैट विल रिमेन स्ट्रॉन्ग। अभी अमेरिका कहीं जाने वाला नहीं है। दूसरा, मैं आपके दोस्तों को ये कहूंगा, अमेरिकन वर ब्रिटिश कॉलोनी, ब्रिटिश, आयरिश, स्कॉटिश सारे यहां बैठे हैं। तो ये वहीं से आए हैं जिनका सूरज पहले 200 साल पहले नहीं उतरा था, आज ये वही बैठे हैं। यहीं से हर चीज अभी भी निकल रही है। चाइना इन्वेंट अभी कुछ नहीं कर सका सारी, मुझे बल्कि मैं अमेरिकन, देखें ना, मैं पाकिस्तानी अमेरिकन हूं। मेरी नजर में सारी दुनिया, चाइना को मैं नहीं कहूंगा, मेरी ख्वाहिश है कि कोई और भी कंट्री कुछ चीजें इन्वेंट करे। क्यों नहीं कर रहे हैं? सारी दुनिया सोई पड़ी है। यहीं से हार्ट ट्रांसप्लांट है, यहीं से इन्होंने स्टंट डालने शुरू किए हैं, इन्होंने लेपेटार बनाई है, इन्होंने हर चीज बनानी है, इन्होंने आईफोन बनाया, इन्होंने फेसबुक बनाया, इन्होंने ट्विटर बनाया, इन्होंने मैकडॉनल्ड बनाया, इन्होंने आपको स्टील दिया, इन्होंने आपको बैंकिंग सिस्टम दिया, इन्होंने आपको पेट्रोल दरियाफ्त करके दिया। कोई दूसरी दुनिया के लोग क्या कर रहे हैं? ये मेरा क्वेश्चन मार्क है। तो ये अमेरिका कहीं जाने वाला नहीं है। सिर्फ बराक ओबामा की 8 साल की वीक पॉलिसी की वजह से अगर रशिया और चाइना ने थोड़े से मसल फ्लैक्स किए हैं, इट डजंट मीन कि दे कैन कम एंड बिकम अ पावर्स एंड कैन कन्फ्रंट अमेरिका। ये दिस कैन बी अ ह्यूज लॉन्ग डिबेट, अमेरिका वर्सेस द अदर कंट्रीज, और मैं प्रूव कर सकता हूं हिस्टोरिकली कि व्हाट इज अमेरिका, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ अमेरिका एंड व्हाट इज गोइंग ऑन। बिल्कुल ठीक है। अच्छा तारड़ साहब, इसमें बस एक सवाल अमेरिका के ऊपर और फिर मैं इंडिया पाकिस्तान पे 2 छोटे छोटे सवाल करना चाहता हूं। ये जब से ट्रंप साहब के इलेक्शन आ रहे हैं, किताबें आनी शुरू हो गई हैं। द रूम वेयर इट हैपेंड, जॉन बोल्टन की बुक आई और वो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। फिर अभी बॉब वुडवर्ड ने रेज लिख दी। फिर उससे पहले जो मैरी एल ट्रंप है, इनकी मैं भतीजी है, उन्होंने बुक लिखी टू मच एंड नेवर एनफ, हाउ माई फैमिली क्रिएटेड द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस मैन। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो किताबें ट्रंप साहब पे लिखी जा रही हैं, इन किताबों की वजह से कोई नैरेटिव ट्रंप के खिलाफ बन रहा है? ये आखिरी सवाल है, फिर मैं पाकिस्तान इंडिया पे। बिल्कुल बन रहा है। सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूंगा कि मैंने भी बुक लिखी है, पब्लिशिंग भी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पता नहीं इलेक्शन से पहले आ सकती कि नहीं आ सकती। लेकिन ये सारा पैसा बनाने के लिए उसकी मार्केटिंग है। बॉब वुडवर्ड, ज्यादा लोगों को पता नहीं है, वो वॉशिंगटन पोस्ट में काम करता है। और वॉशिंगटन पोस्ट क्या है ये आपके देखने वालों को पता होना चाहिए कि वो लेफ्ट विंग एजेंडा है उनका, ओन्ड बाय अमेज़न। और दूसरी किताबें, बोल्टन साहब इतने अच्छे होते तो आज एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा होते। बल्कि मैं आपके देखने वालों को ये जरूर कहूंगा, एक दफा डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा था कि अगर मैं बोल्टन की सुनता तो 3rd वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुकी होती है अब तक। तो उनका स्टेटस ये है। और जब निकाला जाता है बंदा तो वो सारे खिलाफ बातें करते हैं, वो अच्छी बातें तो नहीं करते ना अल्टीमेटली। तो वो कोई ऐसी बात नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप साहब की कैंपेन जो है वो स्ट्रांग है, और उनकी कमिटमेंट स्ट्रांग है। ही हैज डिलीवर्ड सो मच, ही हैड सो मच डिलीवर्ड एंड दैट ही कैन टॉक अबाउट इट। ऑन द अदर साइड उनके पास स्वाय बिल्डिंगों को तोड़ना, आग लगाने के अलावा कुछ भी नहीं, और वो एजेंडा नहीं होता। वो तोड़ फोड़ से इलेक्शन नहीं जीते जाते। बिल्कुल सही है। अच्छा अब सर मैं एक सवाल करना चाहता हूं, पाकिस्तान फैक्टर। आप क्या समझते हैं कि ट्रंप साहब, जिन्होंने पहले आते ही, मुझे याद है क्योंकि मीडिया पे आना जाना रहता है, तो
ट्रंप साहब ने जो पाकिस्तान के बारे में पहली ट्वीट की ना, वही एंटी पाकिस्तान थी। उन्होंने कहा छटांगे नहीं पाकिस्तान नो। बाद में फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर डला। मैंने यहाँ पे बहुत सारे अमरीकियों से भी पूछा इस्लामाबाद में कि भाई क्या होगा, उन्होंने कहा जी वही होगा जो ट्रंप साहब का प्लान है। बाद में उन्होंने लेटर लिखने शुरू कर दिए, हमारी मदद करो वहां पे, और फिर पाकिस्तान ने मदद भी की। फिर खान साहब अमेरिका भी गए। अब क्या समझते हैं कि पहले साल डेढ़ को छोड़ के अभी पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात कैसे हैं, और अगर ट्रंप साहब जीतते हैं तो क्या ये पार्टनरशिप आगे चलेगी, या जिस तरह आप समझ रहे हैं कि हमारी कोई इतनी सिस्टमैटिक प्रेजेंस नहीं है अमेरिकन सिस्टम के अंदर, तो हमें प्रॉब्लम्स ही रहेंगे? देखिए, उसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब प्रो अमेरिकन, अमेरिका फर्स्ट उनका स्लोगन था, मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, उस पर वो खड़े रहे हैं। देखें, इसी को लीडरशिप कहते हैं कि पहले रिलेशनशिप और थे, लेकिन अब जब जरूरत पड़ी तो उन्होंने लेटर भी लिख लिए। उन्होंने खान साहब को यहां भी बुला लिया। उन्होंने कहा भी कि अब आई ट्रस्ट इमरान खान, आई लव पाकिस्तान। इसको कहते हैं सियासत, इसको कहते हैं अपने इंटरेस्ट के लिए डिसीजन ले लेने। ये उन्होंने इसी तरह किया और वो करते रहेंगे। लेकिन अब मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूंगा, मैं देख रहा हूं पाकिस्तान की प्रेजेंस इन वॉशिंगटन डीसी। मैं बड़ी दफा कहा, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, पाकिस्तान इंडिया से वॉशिंगटन डीसी में एटलीस्ट 50 साल पीछे है, और मैं ये नजर आ रहा है। और दूसरा, पाकिस्तान कंप्लीटली 90 डिग्री यू टर्न मार के चाइना ब्लॉक में चला गया, जो कि मेरे ख्याल में वाइज नहीं है। 72-73 साल के रिलेशनशिप को यकलत कोड नहीं करते, आखिरी विंडो खुली रखते हैं, ब्रिजेस बर्न नहीं करते। और दूसरा मैं ये कहूंगा, मैं बल्कि ये भी एक, इस पे भी एक प्रोग्राम हो सकता है। अमेरिका ने पाकिस्तान को जब भी दी है, एड दी है, ग्रांट दी है। चाइना जब भी देता है, लोन देता है, और उसके टर्म्स ऐसे होते हैं कि आप नेशनल असेंबली में डिस्कस भी नहीं कर सकते। वजह सबसे बड़ी क्यों हम गए हैं वहां चाइना, वो किकबैक्स है। आप टर्की क्यों गए हैं? किकबैक्स है। आपकी सारी लेबर जो है वो दुबई और सऊदी अरेबिया की सड़कें और बिल्डिंगें बना रही हैं, आपकी सड़कें चाइना और कोरिया बना रहे हैं। मुझे इससे ज्यादा क्या बताऊं आपको कि लाहौर का ट्रैश रिमूवल का ठेका भी टर्किश कंपनियों को दिया जाता है। अपनी लेबर धक्के खा रही है सऊदी अरेबिया में और मिडल ईस्ट में। आप खुद समझ जाएं कि ये आप सभी ने, मैं समझता हूं आपको तो चोई साहब इशारा ही आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान में क्या पक रहा है। पाकिस्तान को कोरोना कुछ नहीं कहेगा, लेकिन करप्शन आपकी तबाह कर देगी। आपका कल्चर इस वक्त बन चुका है कि किसी शरीफ अफसर को लड़की का रिश्ता नहीं देते। आपको यह कल्चर तब्दील करना पड़ेगा। आपका दूध बेचने वाला भी करप्ट है, आपका फ्रूट बेचने वाला भी करप्ट है, आपका एमएनए जो 4 करोड़ की गाड़ी में बैठ के 2 डाले कलाशनकोफों के लेके फिरता है, ये सियासत नहीं है। ये कल्चर तब्दील होना चाहिए। आपको पाकिस्तानी बनना पड़ेगा, आपको पाकिस्तान के बारे में सोचना पड़ेगा, तब पाकिस्तान बचेगा। आपकी एस्टेब्लिशमेंट, आप मुझे छोटी सी पूछता हूं बात, कोई लड़का बीएससी करे, अभी बीएससी करता है किसी चीज में, अच्छे सब्जेक्ट में, फॉरेन ऑस्ट्रेलिया भाग जाता है, वो फॉरेन कनाडा भाग जाता है वो। आपकी एस्टेब्लिशमेंट, मुझे ये बताएं, आपके 18-18, 19-19 ग्रेड के अफसर हैं, उनके बच्चों की फीसें अमेरिका में किस तरह दी जाती है? मुझे कोई बंदा एक्सप्लेन कर दे। आपकी सारी एस्टेब्लिशमेंट की उनके बच्चे बीवियां फॉरेन नेशनल कैनेडियन सिटीजन। आपके सिर्फ 16 लोग नहीं बाहर से गए, आपकी सारी एस्टेब्लिशमेंट, आपके जितने पैसे वाले हैं, सबके बच्चे और बीवियां फॉरेन सिटीजन हैं। आप ब्लेम डोनाल्ड ट्रंप नहीं कर सकेंगे, सही है, ये करना पड़ेगा। आप इंडिया को ब्लेम नहीं कर सकते, आप चाइना को ब्लेम नहीं कर सकते। आपको अपना होमवर्क करना पड़ेगा, आपको अपनी फाउंडेशन ठीक करनी पड़ेगी। वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पे बना, और तीसरी सबसे बड़ी बात, एक ऐसी पार्टी रूलिंग है जिसका नाम ही तहरीक इंसाफ है। इंसाफ किया 2 साल में इस पार्टी ने। इस पार्टी ने, मैंने आपको ये बताऊं, जो अगले दिन मोटरवे पे हुआ है, मैं वॉशिंगटन डीसी में बैठे ये खबरें मुझे मिल रही हैं, पता नहीं अब ठीक है कि नहीं, कि पुलिस भी इसमें इन्वॉल्व है। वो जो आबद मल्ली भाग रहा है, 4 दफा पुलिस ने उसको छोड़ा है। मुझे यहां तक डीसी में खबरें मिल रही हैं कि हो सकता है उसको गोली मार दी जाए। इसको आप डोनाल्ड ट्रंप पे ब्लेम करेंगे? आपकी गवर्नेंस, अब कौम हार चुकी है। 25 करोड़ लोग मायूस हैं, और मायूसी गुनाह है इस्लाम के मुताबिक। आपको अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप इज अमेरिकन प्रेसिडेंट, वो अमेरिका के इंटरेस्ट के लिए डिसीजन लेते हैं। आपको सोचना पड़ेगा आप कहां जा रहे हैं। ट्रू, मैं इस बात में एग्री करता हूं कि वी हैव टू लुक इनवर्ड, अंदर देखेंगे, वहां से चीजें ठीक होंगी, फिर दुनिया भी हमारी मदद करेगी। अभी इसमें आखिरी सवाल जो करना है मैंने, वो सर इंडिया फैक्टर है। आप क्या समझते हैं कि जो एक
नरेंद्र मोदी साहब ने अपने इंडियंस के लिए अपना एक इमेज क्राफ्ट किया ग्लोबली कि मैं जी पूरी दुनिया मुझे रिसीव कर रही है, ट्रम्प इंडिया आए, फिर उन्होंने वहां पे इलेक्शन हौदी मोदी किया और फिर इधर भी आए। तो आप क्या समझते हैं कि इंडिया जो है वो ट्रम्प के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, हमें इसकी समझ है? हम अक्सर कहते हैं, मैं खुद पढ़ाता हूं, मुझे पता है कि पाकिस्तान के जो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है, हमारी कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नहीं है अमेरिका के साथ। हमें वो कहते हैं कि पाकिस्तान इज आवर एलाय एंड इंडिया इज आवर फ्रेंड। तो वो तो हमें समझ आती है इन चीजों की कि ये चीजें हैं। आप क्या समझते हैं कि इंडिया जो फैक्टर है, एक तो इसको दो सवाल को मैं दो हिस्सों में करना चाहता हूं। एक तो ये बताएं कि इंडिया कितना पावरफुल प्लेयर बन चुका है अमेरिका में, और दूसरी बात यह है कि हमें पाकिस्तानियों को इंडिया को जो है वो हमें पता है हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते होंगे अमेरिका में, तो इससे पाकिस्तानियों को कैसे कोप अप करना? वो चाहते होंगे कि पाकिस्तानी आइसोलेट हो, वहां मेन स्ट्रीम ना हो। क्या ये फैक्टर दोनों पाए जाते हैं? सर इस पर जरा बताइए। यहाँ पे मैं शुरू यहां से करना चाहूंगा कि अमेरिका में आपको सोमालिया के कांग्रेसमैन मिल जाते हैं, यहां पे आपको इथियोपिया के कांग्रेसमैन मिल जाते हैं। इस वक्त 5-6 इंडियन डिसेंट के कांग्रेसमैन हैं। यहाँ की आप जितनी बड़ी फॉर्च्यून 500 कंपनीज, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, मास्टर कार्ड है, इन सब के सीईओज इंडियन हैं। वर्सेस न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा आबादी पाकिस्तानियों की है, वहां एक काउंसिलमैन भी नहीं है पाकिस्तानी। ये लम्हा फिक्री है। सही है। एक दूसरा, उसमें मैं ये कहूंगा, जिस तरीके से मैंने कहा है कि मोदी इंडिया में उन्होंने भगवान बना लिया उसको। मोदी साहब बात करते हैं, मोदी साहब आज आग लगा दें इंडिया को, वो तब भी कहेंगे कि मोदी साहब ने बड़ा अच्छा किया। मोदी साहब के स्टैचूज बनाएंगे, ये मंदिर बनाएंगे उनके नाम पे, क्योंकि 700 साल बाद हिंदुओं को फुल फ्लैज पावर मिली है। और अनफॉर्चुनेटली पावर उस पार्टी को मिली है जिसका मैंडेट हिंदुत्व है, हिंदुस्तान फॉर हिंदूज ओनली है। इस वक्त अमेरिकन इंडियंस और इंडिया में रहने वाले इंडियंस, दे आर ऑन स्टेरॉइड्स। आप सोच नहीं सकते कि मैं कितना भयानक देख रहा हूं चेहरा यहां पे इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में। जो हालात हैं, निक्की हेली, बॉबी जिंदल, और जिस तरीके से कैंपेन के अंदर घुस के उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी को टेक ओवर किया है, पाकिस्तानी अबैंडन कर चुके हैं वॉशिंगटन डीसी को। मेरे लिए अफसोस, मैं ये इससे ज्यादा नहीं कुछ कह सकूंगा। पाकिस्तान हैज अबैंडन अमेरिका, पाकिस्तानीज हैव अबैंडन। वो अभी सियासत में नहीं है, वो सवाए एक दूसरे के साथ यूट्यूब पे और एक दूसरे के साथ फेसबुक की लड़ाइयों पे, ट्विटरों से आगे अभी तक नहीं जा सके। और वो इनको सीखना ये चाहिए। आपके लिए एक छोटा सा इशारा है, आप फेसबुक पे कश्मीर का नाम लिख के देखें, शाम तक आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। आप ट्वीट के ऊपर कश्मीर का नाम लिखें, शाम को आपका ट्विटर अकाउंट बंद हो जाएगा। उनकी पावर देखें आप। इससे ज्यादा मैं क्या कहूं? आप वहां बैठ के बातें शुरू कर देते हैं, आपके बड़े बड़े सियासतदान और बड़े बड़े एस्टेब्लिशमेंट के लोग, 5th जनरेशन वॉर, हाइब्रिड वॉर। तो आप तो वो शुरू करने से पहले ही हार चुके हैं। आपके तो फेसबुक अकाउंट ही सब किसी के हाथ में, आपकी तो ट्विटर अकाउंट ही किसी के हाथ में। तो आप उस वॉर में किस तरीके से हिस्सा लेंगे, हाइब्रिड वॉर में और 5th जनरेशन वॉर में? ये सिर्फ वर्ड इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन बॉटम लाइन, मैं एज ए पाकिस्तानी अमेरिकन, एज ए मुस्लिम अमेरिकन, आपको पाकिस्तानी बनना पड़ेगा, आपको एक मुसलमान बनना पड़ेगा, वरना आप ना आगे के हैं ना पीछे के हैं। ये क्योंकि मैं देख चुका हूं, ये बिल्कुल, ये मैं क्लियरली देख रहा हूं, बिल्कुल क्लियरली देख रहा हूं। पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर के हालात में देख रहा हूं कि सब अच्छे की रिपोर्ट है, लेकिन अंदर सब खोखला है। मुझे कल पता चला है कि F6, F7 में डाके पड़ रहे हैं, और क्राइम रिपोर्टिंग ना उसे मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, ना उसको पुलिस रिपोर्ट कर रही है। अगर F6, F7 इस्लामाबाद का रेड जोन है। मैं आपकी इत्तला के लिए ये अर्ज करना चाहता हूं, ये हालात हैं अगर पाकिस्तान के, तो मैं यहां बैठ के वॉशिंगटन डीसी में या रो सकता हूं या दुआएं खैर कर सकता हूं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जारी बात है कि प्रॉब्लम्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन तारड़ साहब, आपको पता है कि पिछले 70 सालों से अनफॉर्चुनेटली हमने जंगें लड़ी हैं। मैं तो अक्सर कहता हूं कि भाई इतनी जंगें लड़ी, हमारी इकोनॉमी नहीं ठीक हो सकी, हमें इतने ज्यादा चैलेंजेस रहे। अभी गवर्नमेंट ये चाहती है, अभी एस्टैब्लिशमेंट ये चाहती है, अभी सब लोग ये चाहते हैं कि हम सिर्फ इकोनॉमी पे फोकस करें, लॉ एंड ऑर्डर ठीक करें। और इस पे ये जो हमने हर बंदा जो एक, जिस तरह हमारे
दुश्मन मुल्क भारत ने पूरी दुनिया में अपना क्लाउड बनाया, ये क्लाउड बनाना पड़ेगा, अपनी सॉफ्ट पावर, अपना कल्चर, इन चीजों को प्रमोट करने पड़ेगा। और आपने बिल्कुल सही कहा कि आपका ट्विटर हैंडल और आपका फेसबुक ही हमारे हाथ में नहीं है, हमें जब मर्जी वो वहां से बैठ के सस्पेंड कर दें। तो ये टेक्नोलॉजी की दुनिया है, इसमें हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और ये लॉन्ग टर्म गेम है, क्योंकि अभी चीन और भारत की लड़ाई में चौर साहब जो बात सामने आ रही है वो चीनी कहते हैं कि हमने तो इनसे फिजिकल लड़ाई लड़नी नहीं है, लड़ाई तो होनी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर होनी है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये तो लड़ाई कहीं और होनी है, तो वहां पे हमें तैयार होना पड़ेगा। आपकी बात बिल्कुल सही है। उस पे मैं थोड़ा सा एक बात बताऊंगा सर। इंडिया कुछ थोड़ा सा इलाका चाइना का नहीं है, ऑलमोस्ट 1-2 स्टेटें कब्जे में करके बैठा हुआ है। चाइना वो नहीं छुड़ा सकता। चाइना लाउड स्पीकर लगा के पंजाबी गाने चला रहा है वहां पे बॉर्डर पे। और अगली बात बताना चाहता हूं आपको, चाइना इंडिया को एज ए कस्टमर लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकता। और उसकी बात यह है, एक चाइनीज सोल्जर मुझे बता दें जो चाइनीज इंटरेस्ट के लिए 10,000 मील अपनी जंग लड़ रहा हो। आप मुझे ये बता दें सिर्फ चाइनीज की कितनी बार अपने चाइना से बाहर मिलिट्री आर्मी बेसिस हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो आप शर्मिंदा हो जाएंगे। एक है सिर्फ, और वो कहाँ है? जिबूती में। आपने सारे अंडे आपने पकड़ के उस बास्केट में डाल दिए। मैं फिर उसका क्या कहूं? और मैं ये एक बात जो कंक्लूजन के तौर पे कहूंगा, जो सब 73 साल के डाके हैं, 73 साल, इन सारे डाकों में ये मेरी गुजारिश है, सारे पाकिस्तानी थे, उनमें कोई भी ब्रिटिश नहीं था, कोई भी फ्रेंच नहीं था, कोई भी अमेरिकन नहीं था। आज भी आपकी जुडिशरी भी पाकिस्तानी है, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है। आपकी सारी एस्टेब्लिशमेंट, आपके सारे सियासतदान पाकिस्तानी है, सबके इस्लामिक नाम है, सभी कलमा गो हैं। ये अब लम्हा फिक्रिया, इससे आगे कहां जाएंगे आप? वो एक तारिक अजीज साहब की एक फिक्रा होता था, मुझे भूलता नहीं है, वो कहते थे गलती गुंजाइश निश्ता। तारड़ साहब, एक आखिरी छोटा सा सवाल मेरे ज़हन में आया चाइना का। ये जारी बात है कि ये वुहान के बाद और कोविड के बाद चीन की रेपुटेशन अमेरिका में तो वो नहीं होगी, बड़े कंट्रोवर्शियली देखा जाता होगा। तो जो चीन की इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में, CPEC और BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, तो जनरल पब्लिक या जो पॉलिसी मेकर्स या पॉलिटिशियंस, अमेरिकी पॉलिटिशियन से आपसे राब्ते होते हैं, तो आपने कभी पल्स ली है कि जो चीन की जो इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में, इसको कैसे देखा जाता है? काइंडली इस पर जरा थोड़ी सी लाइट डाल दीजिए। मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा, आपके क्या ख्याल में ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान खुद नहीं बना सकता था? CPEC की सड़कें पाकिस्तान खुद नहीं बना सकता था? लेकिन क्यों बनाई गई? क्योंकि किकबैक्स दी गई। 2 लोग मुझे खास तौर पे मुझसे यहां मिलने आए, एक दफा पाकिस्तान का रोना रोने आए। एक तो ट्रांसपोर्टेशन एसोसिएशन के एक हेड थे, वो आए जो ट्रकिंग के साथ थे, कि वो कह रहे थे कि ग्वादर तक ट्रकिंग जो सारी आएगी चाइना की आएगी, तो फिर हम कहां जाएंगे। दूसरा, एक दफा मेरे साथ यहाँ रोने कुछ लोग आए कि पाकिस्तान में चाइनीज को पाकिस्तानी प्रॉपर्टी खरीदने के राइट्स दिए जा रहे हैं, उसको नेगोशिएट किया जा रहा है, इसको रोका जाए। तो ये, मैं एक पाकिस्तानी अमेरिकन हूं, मेरा पाकिस्तान में क्या इन्फ्लुएंस है? कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। लेकिन देखें, जो फैसला करने वाले हैं वो पाकिस्तानी हैं, उनको पाकिस्तानी बनना पड़ेगा। लेकिन अफसोस की बात यह ना, जिस तरह मैंने अर्ज किया आपको कि आपके हर एस्टेब्लिशमेंट के बंदे का बच्चे कनेडियन और ऑस्ट्रेलियन और अमेरिकन है, वो पाकिस्तान में अकाउंट रखना पसंद नहीं करते। फैसले किस तरह करेंगे पाकिस्तान? मैं वैसे तारड़ साहब यहाँ पे आप थोड़ा डिफर करूंगा। मैं समझता हूं कि देखिए, इसके 2-3 पहलू हैं। चीन ने एक तो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट की, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना था, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक करना था, और वैसे भी इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें और वो भी ठीक करना चाहिए था। वो हमें कहीं से पैसा नहीं मिल रहा था चौर साहब। ये मैं समझता हूं कि ये एक तो चीज हमें चाहिए थी। दूसरी चीज ये है कि जब इतने बड़े पैमाने पे एक्टिविटी हो और चीन जैसा मुल्क जो जहां पे सिस्टम ओपैक है, क्लैरिटी नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है, तो जारी बात है कि वहां पे भी इश्यूज हमें आते हैं। इस बात को अगर मैं अमेरिका पे ले जाऊं तो आपको याद होगा यूसुफ रजा गिलानी साहब जब वजीर आजम थे, वो कहते थे जो हमें अमेरिका US एड आती है उसमें 40% तो वापस चला जाता है। उनके अदारों की खाते इतने ज्यादा हैं कि वो खुद और तरीकों से वापस ले जाते हैं। नहीं, मैं बस बताने लगा हूं कि जारी बात है कि जब इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट होगी तो उसमें कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम्स, इश्यूज तो होते हैं, और वो होंगे और हैं। उसका थोड़ा सा जवाब ये दूंगा। शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि मैं वो जरदारी को घसीटूंगा, बाहर से पैसा लेकर आऊंगा। इमरान खान साहब अभी तक कहते रहे हैं कि आखिरी दिन तक, मुझे कल किसी ने एक जोक बना के भेजा असेंबली की तकरीर का,
कि उनके वजीर और खान साहब खुद कहते रहे कि बाहर से पैसे लेकर आए। मैंने अगले दिन एक छोटा सा हमें जज्बात में आया कि चैलेंज कर दिया, मैं कहा खान साहब आपके सारे बिलियनर आपकी टेबल पे कैबिनेट में है, आप थोड़े थोड़े इनसे पैसे लें तो IMF का कर्जा खत्म हो सकता है। लेकिन अगर आप टोटल यहां पे आप आए, और मैंने बल्कि जज्बात में आके कहा कि आप हमारे टैक्सी ड्राइवरों की जेबों पे क्यों नजरें, आप जब हमारी बच्चियों की इज्जतें नहीं बचा सकते वहां पे। आपने हमसे ओवरसीज पाकिस्तानी से पैसे लेके शौकत खानम हस्पताल बना लिया, आप अपनी टेबल पे क्यों नहीं लोगों से पूछते? जहांगीर तरीन साहब की दौलत का अंदाजा आपको है कितना है? आप उनसे पैसे क्यों नहीं लेते? मेरी समझ से बाहर है। आप आज भी अभी कह रहे हैं कि पैसा बाहर से लेके सड़कें बनानी, आप अंदर का पैसा जो बाहर गया वो क्यों नहीं वापस ला पा रहे अभी तक? वो लाए ना पैसा आप। टैक्सेशन को आप मुझे ये बताएं कि हर गरीब आदमी को चीनी महंगी कर दी, आटा महंगा कर दिया, जो डाकू बैठे जो टैक्स नहीं दे रहे आपके बिजनेसमैन, वो क्यों नहीं आप रिसीव कर रहे? मदीने की रियासत में दो कवानीन क्यों चल रहे हैं वहां पे? आप उन चीजों के बारे में सोचें। चाइना अमेरिका कुछ भी नहीं कर सकता जब तक आप खुद पाकिस्तानी नहीं बनेंगे। मैंने अर्ज की थी 73 साल से लेकर आज तक जितने डाके मारने वाले मरवाने वाले सारे पाकिस्तानी थे, सारे मुसलमान थे। उसमें आप बाहर नहीं, आप होमवर्क करें। चोइसा पहले आप होमवर्क के बगैर आपकी ना बाहर इज्जत होगी, ना आप अंदर से गवर्न कर पाएंगे। और पुलिस रिफॉर्म, खान साहब कहते रहे पुलिस रिफॉर्म, किधर गई वो पुलिस रिफॉर्म? वो बाहर से ऐसा कह रहे थे लेकर आएंगे, वो किधर गया? मुझे आज तक आप दुनिया में एक मिसाल बताएं कि जहां पे एक मुलजम नहीं मुजरम उसको लंदन भेज दिया जाए। या तो खान साहब को चाहिए था कि पाकिस्तान की जेलों में जितने शुगर के मरीज हैं, हार्ट के मरीज हैं, उनको भी छोड़ दें, फिर उनको भी बाहर निकाला जाए। अब ये आपकी सियासत में प्रेसिडेंट बनेगा। ये आने वाली नस्लें देखेंगी कि मारो डाका और बाहर निकल जाओ, लंदन में अपनी बैठ के बारी का इंतजार करो और फिर वापस आ जाओ। खान साहब, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि प्लीज या तो रियासत मदीना का नाम लेना छोड़ दें, वो बहुत पाक जगह थी, या फिर तराजू हाथ में पकड़े। इस तरह काम नहीं चलेगा। 25 करोड़ लोग मायूस हैं, मायूसी गुनाह है खान साहब। ये मेरी गल से बिल्कुल ठीक है। साजिद तारड़ साहब, सर आपने अब बड़े सारे एंगल से आपसे बात हुई, बड़े सारे सवाल किए, और क्योंकि आप रिपब्लिकन पार्टी के मेंबर हैं, रुकन हैं, और आपको ये एजाज रहा है कि आपने रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में खिताब किया और अगले दिन भी आप व्हाइट हाउस थे, और इंशाल्लाह इस दफा फिर आप रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन से इंशाल्लाह खिताब करेंगे और रिप्रेजेंट करेंगे अपनी पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी को भी। और जाहिर बात है पाकिस्तानियों का भी इस पर फख्र है कि ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और जो आपका मैसेज है पाकिस्तान के लिए वो यही था कि लुक इनवर्ड, और वही मैंने नीचे जो है वो बैनर लगा दिया जी कि लुक इनवर्ड। तारड़ साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को अंदर देखना पड़ेगा, सिस्टम ठीक करना पड़ेगा, और मेरा ख्याल से हम सिस्टम ठीक कर रहे हैं। गो के प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, लेकिन जिस तरह मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर हम यहाँ पे, मैं एक छोटी सी बस कंक्लूड करने लगा हूं कि जनरल बाजवा जब से उन्होंने कमान संभाली तो उन्होंने ये समझा कि जो इकोनॉमी है ये हमारी नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है। जब तक हम अपनी इकोनॉमी और गुड गवर्नेंस ठीक नहीं करेंगे, टैक्सेस इकट्ठे नहीं करेंगे, तो तब तक हम आगे नहीं जा सकते। मेरा ख्याल है कि इस वक्त गवर्नमेंट हो, सिविल मिलिट्री लीडरशिप हो, सब यही काम कर रहे हैं कि आप अपनी इकोनॉमी ठीक करें, और जारी बात है गवर्नेंस ठीक करना तो हुकूमत का काम है, उन्हें करना पड़ेगा। लेकिन सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। इंशाल्लाह फिर किसी वक्त आपसे दोबारा आपको तकलीफ देंगे और ज़हमत देंगे। थैंक यू सो मच।